हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड पीसीएम। आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10th मैथ का अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर, जो कि वर्ष 2023 में आया हुआ है और जिसका कोड है 822DV। इस क्वेश्चन पेपर का ये थर्ड पार्ट है और ये लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन पेपर का। सेकंड पार्ट तक हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व किया है और आज जो थर्ड पार्ट है इसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 से लास्ट तक के सभी प्रश्नों को हल कर देंगे। सबसे पहला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 का, 2 क्यूब्स ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब ईच आर ज्वाइंड एंड टू मेक ए सॉलिड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड। तो सवाल में कहने का मतलब है कि 2 क्यूब हैं, दोनों की वॉल्यूम है 64 घन सेंटीमीटर एक एक का। दोनों को आपस में जोड़ा गया है, जोड़ने के बाद एक ठोस बना दिया गया है, एक सॉलिड बनाया गया है। अब जो बनने वाला सॉलिड है उसका सरफेस एरिया बताओ, या जो बनने वाली सॉलिड है वो क्यूबाइड बन गई, तब उसका आपको सरफेस एरिया बताना है। तो सबसे पहले हमें इस क्यूब की साइड निकालनी पड़ेगी। तो सॉल्व कैसे करेंगे? इस सवाल में गिवन है द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये गिवन है, तो जो गिवन है पहले उसको लिख लेंगे। द वॉल्यूम ऑफ क्यूब 64 सेंटीमीटर क्यूब, साइड ऑफ क्यूब्स निकालेंगे। क्या होगा इसका? क्यूब रूट होगा 64 का, जो भी आएगा 4 सेंटीमीटर। अब अगर उसको एंड टू एंड ज्वाइंट कर देंगे तो आपके पास कुल 5 सरफेस बचेगा। कुल 6 सरफेस होते हैं एक से मतलब क्यूब में, तो अगर एंड टू एंड कनेक्ट कर देंगे तो 5 ही सरफेस बचेगा। तो एक क्यूब का 5 सरफेस प्लस दूसरे क्यूब का 5 सरफेस रहेगा, वही टोटल रह जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम आगे, द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड, ये इक्वल होगा 10 इंटू सरफेस एरिया ऑफ 1 क्यूब। कोई एक क्यूब का जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे 1 सरफेस एरिया लिख देते हैं। केवल एक सरफेस का हमें एरिया निकालना है, और वो भी एक क्यूब का, मतलब क्यूब के किसी एक सरफेस का। तो यहाँ पे अगर आप निकालोगे तो ये आएगा 10 इंटू एक सरफेस का एरिया निकालेंगे तो सरफेस आपका स्क्वायर जैसा होगा क्यूब का, तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर, यानी 10 इंटू 16 आएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब आप क्यूब को ज्वाइंट कर देंगे तो 5 सरफेस रहेंगे दोनों के, तो दोनों को मिला के 10 सरफेस हो गया, और 1 सरफेस एरिया ऑफ 1 क्यूब अगर आप टोटल यहाँ कनेक्ट कर देंगे तो आएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। क्योंकि हमको एरिया निकालना है इसलिए यूनिट यहाँ पे स्क्वायर में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शनल, क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चन होते हैं, कोई एक आपको करने रहते हैं। क्वेश्चन है, स्फीयर ऑफ डायमीटर 12 सेंटीमीटर इज ड्रॉप्ड इनटू अ राइट सर्कुलर सिलेंड्रिकल वेसल पार्टली फिल्ड विद वाटर। इफ स्फीयर इज इमर्स्ड completely in the water level in the cylindrical vessel rises by 3 and 5/9 centimeter. Find the diameter ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल। तो इस पूरे सवाल का मतलब क्या हुआ? मतलब यह है कि एक स्फीयर लेना है और जिसकी डायमीटर है 12 सेंटीमीटर। इसको एक बेलनाकार यानी सिलेंडर के आकार का कोई बर्तन है, उसमें डुबाया गया है, और डुबाने के बाद जो सिलेंडर के अंदर पानी था उसकी हाइट बढ़ गई है, 3 and 5/9 सेंटीमीटर की हाइट उसमें आ गई है।
तो जो सिलेंडर था उस सिलेंडर की डायमीटर क्या थी, ये आपको निकालना। तो सिलेंडर में जो पानी ऊंचा हो जाएगा वो होगा जो यहाँ पे स्पेयर डाला गया है उसके वॉल्यूम के बराबर। तो यहाँ पे आपको सिंपल ये लिखना है, द वॉल्यूम ऑफ वाटर that rises is equal the volume of sphere। जो आप स्पेयर डालेंगे उसकी जो वॉल्यूम होगी वही वॉल्यूम होगी जो पानी ऊपर उठता है। तो ऊपर उठने वाले पानी का जो वॉल्यूम होगा वो सिलेंडर के जैसा होगा। तो यहाँ पे हम सिलेंडर का फार्मूला लगाएंगे πr², और यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे स्फेयर का। अब स्फेयर की हम रेडियस अलग मानेंगे, इसकी रेडियस अलग मानेंगे, सबकी अलग अलग। और सिलेंडर का जो वॉल्यूम है πr²h, और जो स्फेयर का वॉल्यूम है वो है 4/3 πr³। r का मतलब है रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल, और h का मतलब है हाइट ऑफ वाटर। एंड r रिप्रेजेंट है रेडियस ऑफ स्फीयर। सॉल्व करो इसको, पाई से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे फार्मूला होगा r²h इक्वल 4/3 r³। सिलेंडर का डायमीटर निकालना है, मतलब हमें सिलेंडर का r भी नहीं पता, लेकिन एच की वैल्यू पता है 3 and 5/9 इक्वल 4/3, और इसका डायमीटर पता है 12 सेंटीमीटर, तो रेडियस बनेगी 6 सेंटीमीटर, तो 6 का क्यूब आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 32/9 इक्वल 4/3 इंटू 6 क्यूब। कैंसिल करेंगे 4 से 32 को तो 8 आएगा, और 3 से 9 को करेंगे तो 3 आएगा। तो r³ की वैल्यू हो जाएगी 3/8 इंटू 6 का क्यूब। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 6 का क्यूब है, सॉल्व होके आएगा 216, और यहाँ पे 3/8 है, 8 से इसको कैंसिल कर देंगे 216 को तो 27 आएगा। 27 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 81, और 81 का स्क्वायर रूट 9 आएगा। तो वेसल की हमें रेडियस मिल जाएगी 9 सेंटीमीटर, तो डायमीटर क्या होगा रेडियस का डबल यानी 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का जो ऑप्शनल है उसका ये है सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप क्यूब ऑफ ए वर्टिकल टावर PQ फ्रॉम अ पॉइंट X ऑन द ग्राउंड इज 60। यहाँ पे ये रहेगा फ्रॉम पॉइंट Y 40 मीटर वर्टिकली एबव X, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप Q ऑफ द टावर इज 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर PQ एंड द डिस्टेंस PX। तो इसका सबसे पहले हम लोग फिगर बनाएंगे। क्वेश्चन में गिवन है एक टावर PQ, जहाँ Q इसके टॉप पर है। अब इस क्वेश्चन में एक और चीज़ गिवन आउट है कि ग्राउंड पर कोई एक पॉइंट है X, ग्राउंड पे कहीं कोई एक पॉइंट X है, कहीं पर ले लेते हैं। यहाँ से पॉइंट Q का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 60 डिग्री। फ्रॉम पॉइंट Y, एक और पॉइंट Y लेना है जो कि 40 मीटर एबव है, यहाँ से 40 मीटर जिसकी हाइट है।
यहाँ है पॉइंट वाई। अब यहाँ से जो पॉइंट क्यू है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री। अब क्वेश्चन में गिवन है कि हमें टावर पी क्यू की हाइट निकालनी है और डिस्टेंस पी एक्स निकालना है। तो हम पी क्यू इसको कोई नाम दे देते हैं आर। यहाँ पे आपको दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक छोटा एक बड़ा। इन्हीं दोनों ट्रायंगल को आपको ले लेना है, सॉल्व हो जाएगा। जैसे छोटा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल क्यू आर वाई। जब ये वाला ट्रायंगल लेंगे तो यहाँ पे लगाएंगे tan 45 डिग्री का। तो tan का जो फार्मूला होता है हाइट बाई बेस होता है। तो हाइट इसका क्यू आर है और बेस है इसका आर वाई या वाई आर। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से आपको क्यू आर की वैल्यू वाई आर के बराबर मिलेगी। इसे हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। अब एक और ट्रायंगल है बड़ा वाला। इस ट्रायंगल का नाम है क्यू पी एक्स। इसमें लगाएंगे tan 60 डिग्री। तो इसकी हाइट है पी क्यू और बेस है पी एक्स। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 पी क्यू बाई पी एक्स। ये हो गया tan 60 की वैल्यू √3 और यहाँ पे पी क्यू नीचे हो गया पी एक्स। अभी जो आपका पी क्यू है ये दो पार्ट में है, एक पार्ट का नाम है क्यू आर और एक पार्ट का नाम है पी आर। तो सबसे पहले इसका हम क्रॉस गुणा कर लेते हैं। तो ये आएगा √3 पी एक्स इक्वल पी क्यू। हो जाएगा √3 पी एक्स। पी क्यू को दो पार्ट करेंगे, देखिए एक है क्यू आर और एक है पी आर। एक पी आर है और एक क्यू आर है। और यहाँ से आप देख सकते हो कि जो पी आर है वही वाई एक्स भी है, जो कि है 40 मीटर। तो इस पी आर की जगह पे हम 40 मीटर लिखेंगे। तो हो जाएगा √3 पी एक्स इक्वल 40 प्लस क्यू आर। यहाँ से पी आर की वैल्यू हमने रख दी। अब यहाँ पे एक और चीज़ आप देखेंगे तो काम आसान हो जाएगा। वो क्या है कि जो यहाँ पे वाई आर दिख रहा है वही डिस्टेंस आपका पी एक्स है, और जो क्यू आर है वही वाई आर है। मतलब यहाँ पे तीन चीज़ें आपस में बराबर है, क्यू आर वाई आर पी एक्स, ये तीनों आपस में है बराबर। यहाँ पे देखिए ये क्यू आर और वाई आर इस इक्वेशन के हिसाब से बराबर थे। अब जो एक्स पी है वही वाई आर है, तो यहाँ से तीन लोग आपस में बराबर हैं। क्यू आर वाई आर के इक्वल है और ये एक्स पी के इक्वल है। मतलब इन तीनों जगह पर कोई एक ही चीज़ रखा जा सकता है, चाहे यहाँ पे पी एक्स रख दो, चाहे यहाँ पे आप क्यू आर रख दो या वाई आर रख दो। तो यहाँ पे हम पी एक्स रख देते हैं क्योंकि हमें पी एक्स निकालना है। तो हो जाएगा √3 पी एक्स इक्वल 40 और क्यू आर की जगह पे भी हम लिख देंगे वही चीज़। इस साइड ये आके एक कम हो जाएगा, पी एक्स का मान √3 - 1 इक्वल हो जाएगा 40, या पी एक्स की वैल्यू बनेगी 40 बाई √3 - 1। तो इसमें इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम √3 + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। सॉल्व होने के बाद ये आएगा 20 √3 + 1। ये आएगा इतना मीटर, ये पी एक्स की लेंथ। अब आई बात टावर की। तो जो टावर की हाइट है पी क्यू दो पार्ट में है, पी आर और क्यू आर। तो पी आर की वैल्यू तो पहले से पता है, यहाँ पे 40 है। अब बारी आती है क्यू आर की। तो क्यू आर ही आपका एक्स पी है जो कि निकाल लिया है आपने
20√3 + 1, 20 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 + √3 + 1, यानी आएगा 20√3 + 3 मीटर। ये बनेगा लेंथ ऑफ PQ। तो टावर की हाइट आएगी 20√3 + 3, और जो डिस्टेंस आएगा फ्रॉम द टावर वो PX है 20√3 + 1 मीटर। ये इस क्वेश्चन का टोटल सॉल्यूशन है। यहाँ उसका फिगर है और ये उसका नेट सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शनल है। फ्रॉम ए बोट विच इज कमिंग टुवर्ड अ ब्रिज एट एनी इंस्टेंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द ब्रिज 30 डिग्री। आफ्टर ट्रेवलिंग 4 minutes with same velocity the angle of elevation of the bridge became 60 degree. How much more times will be taken by the boat to reach the bridge? टोटल क्वेश्चन को हम फिगर में कन्वर्ट करते हैं। ये ब्रिज का पॉइंट ए मान लीजिए और ये ब्रिज की नेट हाइट मान लेते हैं AB। कहीं पे कोई एक बोट है जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन निकाला गया है 30 डिग्री। आफ्टर 4 minutes द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम्स 60 डिग्री। इसे पॉइंट C कह देते हैं, पॉइंट D। यहाँ पे हो गया 60 डिग्री और यहाँ से यहाँ तक आने में लगा है 4 minutes। सवाल में है यहाँ पे कि हाउ मच मोर टाइम विल बी टेकन बाय द बोट टू रीच द ब्रिज। कितना समय लगेगा बोट को अब C से B तक पहुँचने में। ये टोटल फिगर बन गया आपके क्वेश्चन का। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें स्पीड नहीं पता है, यहाँ पे हम स्पीड मान लेते हैं कि 1 किलोमीटर के आसपास मान लो या x किलोमीटर मान लो। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं लेट द वेलोसिटी ऑफ द बोट इज x मीटर पर सेकेंड या x किलोमीटर पर आवर। ऐसा हम अज्यूम कर लेते हैं कि इसमें बोट की जो वेलोसिटी वो इतनी है। तो यहाँ से आपको DC डिस्टेंस पता चल जाएगा। देयरफॉर DC, ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कैसे आता है, ये आता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड है x मीटर पर सेकेंड और टाइम लगा 4 मिनट। तो DC की वैल्यू हो जाएगी 4x मीटर। अब यहाँ पे आपको दो ट्रायंगल मिलेंगे, छोटे एक बड़े। तो सबसे पहले हम बड़े ट्रायंगल को टारगेट करते हैं। ट्रायंगल का नाम क्या है? इन ट्रायंगल ABD tan 30 डिग्री यूज़ करेंगे। हाइट इसकी AB बनेगी जो कि हाइट ऑफ ब्रिज है एंड बेस है DC। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 AB बाई DC होगा। यहाँ से AB की वैल्यू बनेगी DC/√3 और DC के दो पार्ट हैं। आप चाहे तो इसको दो पार्ट में कर दो। DC नहीं सॉरी, यहाँ पे AB/DB बनेगा, AB/DB। और DB को आपको दो पार्ट में ब्रेक कर देना है। AB इक्वल DB के दो पार्ट होंगे DC प्लस CB/√3। DC की वैल्यू है 4x प्लस CB/√3। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। और अब एक दूसरे ट्रायंगल को टारगेट करते हैं। ट्रायंगल का नाम है ABC। इन ट्रायंगल ABC tan 60 डिग्री इक्वल होगा AB/CB। tan 60 की वैल्यू होती है √3। तो AB की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी √3 CB। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। अब आप यहाँ पे देखो, इस इक्वेशन में भी AB की वैल्यू है, इस इक्वेशन में भी वैल्यू सेम है। तो अगर दो इक्वेशन का एक साइड बराबर हो तो वो इक्वेशन आपस में बराबर होते हैं। तो इसको हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट
एंड सेकेंड। आपको जो यहाँ पे निष्कर्ष मिलेगा, कंक्लूजन जो इसका हुआ वो ये हुआ कि 4x प्लस सी बी बाई √3 इक्वल होगा √3 CB के। मल्टीप्लाई करेंगे √3 का √3 से 3 हो जाएगा, यानी 4x प्लस सी बी इक्वल हो जाएगा 3 CB। तो CB में से CB यहाँ देखिए 3 CB, इधर CB, अगर वन साइड करेंगे तो आपको मिलेगा 2 CB इक्वल 4x। तो यहाँ से CB की वैल्यू मिलेगी 2x मीटर, मिलेगा CB। लिखेंगे देयरफॉर द टाइम टेकन बाय द बोट to reach the bridge इक्वल। अब टाइम निकालना है, तो टाइम को कैसे निकालते हैं, जो डिस्टेंस होता है उसमें स्पीड से डिवाइड कर देते हैं। तो डिस्टेंस आया आपका 2x, यही है CB, यहाँ से यहाँ तक आपको टाइम निकालना, और स्पीड आपने माना था x, ये आएगा x मिनट। यहाँ पे हमने एक चीज़ गलत कर दिया, यहाँ पे मीटर पर मिनट मान लेते हैं ऐसा। ये सर यहाँ 2x बाई x रहेगा, आएगा 2 मिनट। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन। टोटल यहाँ से आपको क्वेश्चन दिख जाएगा यहाँ से पूरा, और ये इस पूरे क्वेश्चन का फिगर है, और ये इस पूरे क्वेश्चन का सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। द फादर इज 7 times older than his son. 2 years ago, the father was 13 times as old as his son. What are their present age? इसका सोल्यूशन देखिए। प्रेजेंट एज में कहा है फादर इज 7 times older his son, तो लेट एज ऑफ सन x ईयर, एज ऑफ फादर 7 टाइम है, जिसको आप प्रेजेंट एज मान सकते हो, तो ये हो जाएगा 7x ईयर्स। क्वेश्चन में गिवन है कि 2 years एगो, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बनेगा आपका इक्वेशन, टू ईयर्स एगो द एज ऑफ फादर 7x minus 2 and the age of son x minus, सर यहाँ पे हाँ 2 years एगो है, तो हमें लेस करना पड़ेगा। 2 years एगो द फादर वाज 13 times एज ओल्ड एज हिज सन, तो इसमें हम 13 की मल्टीप्लाई कर देंगे। ये फादर की एज है 7x minus 2 और सन की एज है x minus 2। फादर की एज है 13 times ऑफ हिज सन, तो 13 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। अब इस पूरे कहानी को सॉल्व करेंगे तो आएगा 7x minus 2, 13x minus 26, सॉल्व करेंगे 26 minus 2 यानी 14, और 13x minus 7x यानी 6x इक्वल 24, x इक्वल 4 ईयर। Present age of his son is 4 years and the age of father is 28. So, the present age of his son is 4 years and the age of father is 7 into 4, 28 years. This is the final answer of this question, and this is a question optional. 10 by x plus y plus 2 by x minus y equal 4 and
5/x + y - 5/x - y = 2। ये जो क्वेश्चन है ये आउट ऑफ सिलेबस हो गया है इस साल के लिए, यानी 2024 में इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन नहीं आएंगे जिसे हमें लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करके सॉल्व करना होता है। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे छोड़ रहे हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन को लगाने का शौक़ है तो हमारे लीनियर इक्वेशन के प्लेलिस्ट में विजिट करके आप इसको देख सकते हैं। तो फाइनली आज यहाँ पे कंप्लीट होता है सेट नंबर 1 A22 DV। दिस इज़ द फर्स्ट सेट ऑफ 2023 क्लास 10th मैथ। अगर कोई भी बच्चा वर्ष 2024 यानी 2024 की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना काफ़ी महत्वपूर्ण है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही नेक्स्ट पार्ट में। तब तक पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी और भी बेहतर तरीके से करते रहिए।